नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, लेकर आया हूँ आपके लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का एक और पेपर। और इस पेपर में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो उसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो कि अनिवार्य 50 नंबर की पूछी जाती है। हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप ले सकते हैं जिस पर आपकी कमांड हो। तो आज मैं हिंदी भाषा का एक सेट लेकर आया हूँ। इसमें आज मैं 50 प्रश्नों पर डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ इसके जो ऑप्शन हैं, अन्य ऑप्शनों पर भी कोई फैक्ट निकल के आएगा, उसको भी मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो बने रहें अंत तक आप वीडियो में, और साथ ही साथ इस पेपर को समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें बन रहे हैं, और ऐसे ही आपके प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न है, स्तारदय ललित रेतुर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसा दे तासी। एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने इसको फ्रेंच भाषा में ही लिखा है, और यह हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। और इसमें जो है हिंदी और उर्दू के जो कवि हैं और लेखक हैं उनकी जीवनी तथा ग्रंथ विवरण मिलता है इस बुक में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपका हुआ था 1889 में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। पौ चरित्र चर्यों नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वयंभू इस पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, अर्थात भारत का तोता भी इन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, और जो लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा की बात करें तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में तमिल, और इसके अलावा कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती हैं। और ये सारी की सारी भाषाएं जो हैं हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका है केशव दास। केशव दास जो है सगुण भक्ति काव्य के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास ने यह बात कही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि किस काल को दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्तिकाल। ऑप्शन बी है भक्तिकाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मावत, जो कि लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माधवाचार्य जो है उन्होंने द्वैतवाद दिया था। अगर बात करें हम शंकराचार्य की तो उन्होंने दिया है अद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य की बात करें तो उन्होंने दिया है विशिष्टा द्वैतवाद। और अगर हम वल्लभाचार्य की बात करें तो इन्होंने दिया आपका शुद्धा द्वैतवाद। अगला ये सारे जितने भी संप्रदाय हैं इनको आप नोट कर लेना। इसके अलावा एक निम्बार्काचार्य थे, उन्होंने दिया था द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सख भाव की भक्ति उन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास।
अगला प्रश्न है 15, सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जैसी। सूफी प्रेम आख्यान या प्रेमाश्रयी शाखा भी बोलते हैं, सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो आपके मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण का जो स्थायी भाव है वो आपका शोक नामक स्थायी भाव करुण रस में होता है। देखो इसके अलावा इसमें उत्साह, रति और जुगुप्सा ये 3 स्थायी भाव और दिए हैं। तो उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। इसके अलावा जुगुप्सा जो होता है वो विभक्त रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें है आपका यमक अलंकार। ठीक है ना, इसमें कनक कनक शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ अलग। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है नी। जैसे इसमें कनक कनक लिया है तो एक कनक का अर्थ होता है इसमें धतूरा और एक कनक का अर्थ इसमें सोना। ठीक है नी, इस जो लाइन का अर्थ होता है कि धतूरा सोना 2 हैं, एक को जो है खाने से आदमी पागल हो सकता है और एक को जो है पाने से आदमी पागल हो सकता है, अत्यधिक सोना किसी का हो जाएगा, है नी। तो इसमें होगा आपका यमक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक जो है अपने आप में एक अलंकार है, बाकी ये तीनों जो हैं रूपक अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 21, रे निप बालक काल रस, बोलत तो ही न संभार, धनो ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, इसमें कौन सा रस है? तो जो ये लाइन ली गई है ये ली गई है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से और उसमें आपके 7 कांड हैं। 7 कांडों में से यह लिया गया है आपका बाल कांड से। ये प्रसंग कब का है? जब परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है और परशुराम जी जब शिव धनुष के टूटने पर श्री लक्ष्मण जी जब शिव धनुष के टूटने पर परशुराम जी से कहते हैं कि यह धनुष तो क्या है, हमने बचपन में ऐसी कई धनुरियाँ तोड़ी हैं। तो उस बात को क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि ये भगवान शिव का धनुष है, ये अद्भुत धनुष, इसको आप जो है धनुरी समझ रहे हैं, है नहीं, इस बात को कहते हैं और क्रोध से कहते हैं। तो क्रोध का मतलब हुआ कि रौद्र नामक स्थायी भाव इसमें रस होगा इसमें, और रौद्र रस में जो है आपका क्रोध नामक स्थायी भाव होता है। अगला देखेंगे, देखो इसमें श्रृंगार, हास्य, रौद्र, भयानक है। तो भयानक का भी मैं बता देता हूँ। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका भय। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में होता है। अगला प्रश्न है, कामयानी की नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रद्धा। अगला प्रश्न 23, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? तो राजेंद्र यादव ने जो है हंस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संस्कृत भाषा की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो आपकी क्या है? ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश है? तो आप देखने से लग रहा है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। यहाँ पर क्या बोली जाती है? नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और नहीं है बोल रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बोली जाती है आपकी तेलुगु, है नहीं। अगला प्रश्न है, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो लोकायतन जो इसके रचयिता जो हैं वो आपका ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आपके हैं मुनि बामन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सूफी मत। ठीक है नहीं, इसका संबंध रीतिकाल से नहीं है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती, ये आधुनिक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न 31, पूस की रात कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पूस की रात लिखी है प्रेमचंद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि, चिंतामणि ये क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञानमार्गी काव्यधारा के कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सूरदास जो है सगुण काव्यधारा के कवि हैं। निज भाषा उन्नति कहें सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए सूल, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। अगला प्रश्न है 35, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी आपकी दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी? 1875 ईस्वी में करी थी, है नहीं। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने जो है आपके ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की, और कब करी थी? 1828 में करी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखो इसमें आपको नज़र आ रही है मराठी, उड़िया, गुजराती और तमिल। तो तमिल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है नहीं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इसके अलावा आपका मलयालम, ये भाषाएं जो हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। 37वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदाम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि हम पढ़ते थे, तो मुख सरोवर के हंस प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 20 में लिया है 343 एक के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था? ये किया गया था आपका 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है नहीं। ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, गोधूली का जो गोधूली लिखा है, अर्थात गोधूली का समय क्या होता है? संध्या और रात के बीच का समय होता है गोधूली, मतलब जब गायें वन से शाम को चर के आती हैं उस समय को जो है गोधूली कहा जाता है। अगला प्रश्न है अगोचर। अगोचर का मतलब हुआ जो आँखों से दिखाई ना दे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। व्याकरण, व्याकरण का अर्थ पूछ रहा है, तो व्याकरण का जो अर्थ होगा व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण का विशेषज्ञ को व्याकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, आलोच्य। आलोच्य का अर्थ पूछ रहा है, तो आलोच्य का जो अर्थ है वो होगा जिसकी आलोचना हो रही है उसे बोलते हैं आलोच्य। अगला प्रश्न 43, अधिनायकवाद का अर्थ होता है। देखो अधिनायकवाद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका तानाशाही। तो तानाशाही इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार के इसको हम ऑप्शन देखेंगे। अधिकार जताने वाला, एक व्यक्ति की शासन सत्ता, स्वयं को नायक समझना, और साम्यवादी विचारधारा, है नहीं। तो एक व्यक्ति की शासन सत्ता को ही हम तानाशाही कह सकते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होना चाहिए। अब कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें हैं, को राइट आपको बताना है। देखो 44 लिखा है, भजन करते समय कपास काटते लगे, ईश्वर भजन को कपास ले जाना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन डी है ईश्वर भजे तो कपास ओटे। तो इसका जो कहावत है जो बेस्ट वह है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात लक्ष्य बनाया था एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए लेकिन कर दिया एक तुच्छ कार्य, इसका अर्थ ये हुआ। 45, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कहावत हमारी वो कौन सी है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है 46, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए, उससे अधिक अपने पैरों को नहीं पसारना चाहिए, है नहीं। 47 है, नंगा नहाएगा क्या क्या निचोड़ेगा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ इसका, ऑप्शन देखेंगे आप कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा हम नहीं कर सकते, है नहीं। ऑप्शन 48 वह प्रश्न है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य में सावधान हो जाता है। बिल्कुल 100% बात है, राइट भी है नहीं। प्रश्न संख्या 49, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इसका क्या इसका अर्थ हो सकता है? जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना, है नहीं। जनरली हम कहावत बोलती भी हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखो अगला इस वीडियो का मैं लास्ट प्रश्न करूंगा, इससे आगे को प्रश्न देख रहे होंगे आप, क्योंकि इस पेपर में ये 100 नंबर की इसमें परीक्षा होती है, 100 नंबर की इसमें ये हिंदी पूछी जाती होगी। तो इसमें लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इसका राइट आंसर होगा, दुर्दशा या बर्बाद हो जाने के बाद भी अकड़ नहीं गई, है नहीं। तो इस वीडियो में मैं इतने ही प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो बाकी इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तो हिंदी लिटरेचर के भी सवाल आए हैं और साथ ही साथ ग्रामर, इससे नीचे व्याकरण पूछी गई और ज़्यादा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। देखो इसमें एक आप समझने का प्रयास ही करेंगे
कि जो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया था, ठीक है नी, 4 कालखंडों में। पहला आपका है आदिकाल, आदिकाल, और इसे कहा जाता है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक है नी। देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो रामचंद्र शुक्ल ने जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया इसका 1050 से लेकर के 1375 तक का, है नी। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा था, ये क्वेश्चन आया भी है। साथ ही साथ राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये वीरगाथा काल को, इसका टाइम पीरियड जो दिया है वो दिया है 1020 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक का, है नी। तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है 1150 ईस्वी से लेकर के 1375 तक का, और आपका जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है उन्होंने दिया 1000 से लेकर के 1350 तक का, है नी। तो आदिकाल। उसके बाद अगला जो काल है वो कहलाता है आपका भक्ति काल, भक्ति काल, है नी, भक्ति काल। उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1350 से लेकर के 1650, और ये टाइम पीरियड दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। इसके अलावा 1375 से लेकर के आपका 1700 तक ये टाइम पीरियड दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, है नी। तो इस पे ज़्यादा टाइम पीरियड को ज़्यादा फोकस ना करें। आप देखिए कि पहला काल आपका वीरगाथा काल है या आदिकाल, या उसको प्रारंभिक काल भी कहलाते हैं, और दूसरा जो काल है वो आपका भक्ति काल है। इसके अलावा तीसरा जो काल है वो आपका है रीति काल, है नी, रीति काल। और रीति काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1700 से लेकर के 1900 तक का है, 1700 से लेकर के 1900 तक का, है नी। और वही टाइम पीरियड ये दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, और रामस्वरूप जो चतुर्वेदी हैं उन्होंने इसको 1650 से लेकर के 1850 का दे दिया है नी। और लास्ट जो काल है वो आपका आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1900 से स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है अब तक, है नी, अब तक है। और साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड 1850 से लेकर, ये दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, 1850 से लेकर के अब तक का टाइम पीरियड दिया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये काल विभाजन है हिंदी साहित्य का। तो इस काल विभाजन में जितने भी इन कालों की जो विशेषताएं हैं, विशेष बातें, यहाँ के जो कवि हुए, जो लेखक हुए, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो कोटेशंस आ रही हैं उस कालों की, वो सारी चीज़ें 100% में पूछी जाएंगी। तो आपको काल विभाजन ये चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूँगा आपके पेपर होने तक इसमें कुछ कंटेंट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो देने की कोशिश करूँगा। कुछ कोटेशंस इसमें डाल दूँगा जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उनको भी मैं इसमें डाल दूँगा और निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी, है नी। और साथ ही साथ जो मेन जो चीज़ें होती है वो बताने का इसमें प्रयास मैं करूँगा। साथ ही देखो एक चीज़ बार बार इसमें सगुण निर्गुण बार बार आ रही ना, तो वो विशेषता देखो भक्ति काल की बात हम करेंगे अगर, भक्ति काल, है नी। तो भक्ति काल में जो काव्यधाराएँ हैं वो 2 प्रकार से चली। एक चली आपकी निर्गुण और एक चलिए आपकी सगुण, है नी। तो जो निर्गुण शाखा थी, निर्गुण भी दो प्रकार से डिवाइड थी। एक आपकी थी ज्ञानाश्रय, मैं रक्स लिख देता हूँ निर्गुण में। अगर हम निर्गुण की बात करें तो निर्गुण भी 2 शाखाओं में डिवाइड थी। एक आपकी थी ज्ञानाश्रय और एक आपकी थी प्रेमाश्रय, ठीक है नी। मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझ लो। तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी उसको जो है संत काव्य भी कहा जाता है, संत काव्य। और इसके जो प्रमुख कवि थे, जैसे कबीर हम बात कर रहे हैं, कबीर हैं आपके, रैदास हैं आपके, रैदास हो गया, गुरु नानक हो गए, गुरु नानक, इसके अलावा दादू दयाल, ठीक है नी। तो ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं और किस शाखा के हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगर हम बात करें प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों की, तो प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उसमें आते हैं आपके जो सूफी काव्य होता है, सूफी काव्य, ठीक है नी। सूफी काव्य में जैसे नंददास हो गए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लेखक एक मलिक मोहम्मद जैसी, ये सारे के सारे जो हैं सूफी काव्य में आते हैं। इसको सूफी खानक या इसको प्रेमाश्रयी होता है, मैंने अभी बताया भी था आपको। तो इसके अंतर्गत जो है ये कवि आते हैं। इसके अलावा ये निर्गुण में है, ठीक है नी। अब बात करते हैं सगुण की। तो सगुण में जो है, सगुण में भी 2 शाखाएँ हैं। कैसे कैसे, एक आपकी है रामाश्रयी, और दूसरी शाखा इसमें आती है आपकी कृष्णाश्रयी। जैसे कि नाम से आप समझ रहे होगे, उन रचनाओं में जिसमें राम की प्रशंसा होती है, राम के चरित्र का वर्णन किया जाता है, वो रामाश्रयी में आता है। देखो इंपॉर्टेंट कवि आपको सिर्फ ध्यान रहोगे, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, है नी। और इसके अलावा जो आपका कृष्णाश्रयी शाखा है, इसमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण जो जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे सूरदास हैं और मीरा है, रसखान है, इन्होंने कृष्ण भक्ति की ज़्यादा बात करी ना। तो ये आते हैं आपकी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि भी हैं। और उसी में
इसके अंदर जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो की लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कभी कंटेंट आके अलग से वीडियो समझाने का प्रयास करूँगा। और आपके जब तक एग्ज़ाम आपका 17 को आपका एग्ज़ाम है, 2-3 वीडियो मैं हिंदी लिटरेचर की या ग्रामर की इसमें डालूँगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।